हेलो दोस्तों, यस फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास बाल विकास सब्जेक्ट की क्लास है, जिसमें हम सब थानडाई को कवर करेंगे। यह क्लास आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा। आज की क्लास दोस्तों, हम सबसे पहले थानडाई को जितने भी टॉपिक हैं, इनके जो भी नाम है, सिद्धांत के नाम हैं, इनका जो प्रयोग है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के बाद इसी टॉपिक से हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप सबको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप सबके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सबको क्लास के संबंधित और कोई क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो आपके थानडाई महोदय हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनके पुस्तक का क्या नाम था, कहाँ के वैज्ञानिक थे। थानडाई का सीखने का सिद्धांत आप चित्र में देख रहे होंगे, ये थानडाई महोदय हैं। इनका जन्म दोस्तों 31 अगस्त 1874 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो दोस्तों 9 अगस्त 1949 में हुई थी। यह दोस्तों एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। और यह पशु मनोवैज्ञानिक क्यों थे, अभी हम इस पर आगे चर्चा करते हैं कि इन्हें हम पशु मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं। और इनकी पुस्तक की अगर हम सब बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। और यह दोस्तों यह सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह सन था 1898। यहाँ पे अभी हमने समरी को कवर कर लिया। अभी इनको जो सिद्धांत था दोस्तों, इसके और कौन कौन से नाम हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे अलग नाम, इन थानडाई के सिद्धांत का कहीं पे अलग नाम मिल जाता है, कहीं पे दूसरा नाम मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सभी नामों को यहाँ पे लिए हैं ताकि आपका क्लियर जो भी कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। जो इनके सिद्धांत के और उपनाम है उसको समझते हैं। अन्य नाम, इसे हम प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में ज़्यादा बार यही पूछा गया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिपादन आपके थानडाई महोदय ने किया था। इसको ही हम सब यशौर बांड के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे हम सब दोस्तों संबंधवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इसे हम संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यह सारे जो सिद्धांत है दोस्तों आपके थानडाई के ही सिद्धांत हैं। कहीं पे भी अगर दूसरा नाम रहे आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, पहले हम सब चित्र को आपको समझा देते हैं, फिर इनका जो सिद्धांत है इस पर हम इसके नीचे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप चित्र को देख लीजिए, चित्र में आप देख क्या रहा है और क्या क्या इसमें लिखा गया है। यहाँ पे एक बॉक्स बना है जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, और इसमें एक अंदर बिल्ली बंद है और एक दरवाज़ा लगा है। दरवाज़ा जो है कि लॉक है। यहाँ पे एक सिटकनी लगी हुई है या फिर खटका लगा हुआ है। यहाँ पे मांस रखा है। मांस जो है कि मरी मछली है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, यह एक मछली है जो कि मरी हुई है। अब यहाँ बिल्ली जो है भूखी है। एग्जाम में पूछता है बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली आप ध्यान दीजिएगा कि बिल्ली जो है भूखी थी। अब वह एक पिंजरे के अंदर बंद है और उसके सामने जस्ट मछली रखी गई है। अब वह खाने के लिए उत्तेजित हो रही है। हमको किस तरीके से वह अपना ये दरवाज़ा जो है खोलती है, इस पर ही ये सारा सिद्धांत था। इस पर हम सब आगे चर्चा करते हैं। आप बस फिगर में यही समझिए कि एक बिल्ली है, ये एक बॉक्स है, इसमें यह दरवाज़ा लगा है, यह सिटकनी है और यह बाहर उसके एक मरी हुई मछली रखी गई थी। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं थानडाई का प्रयोग, थानडाइक्स एक्सपेरिमेंट। थानडाइक ने अपना प्रयोग अनेक पशुओं पर किया था। ऐसा नहीं कि थानडाइक जो थे सिर्फ एक ही पशु पर किए थे, बिल्ली पर ही। इन्होंने अपना प्रयोग और भी जानवरों पर किया था, जैसे आपका बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, मुर्गी हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, मछली हो गया, इन सभी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। लेकिन जो बिल्ली है, बिल्ली का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों, वह इनका प्रयोग बिल्ली पर ही था।
इसीलिए इनको जो है पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। जब इन्होंने अपना सारा प्रयोग कुत्ते, बिल्ली, चूहा पर ही किया तो इसीलिए इनको जो है पशु मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा गया था। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों जो इनका बिल्ली पे प्रयोग था। प्रयोग तो इन्होंने बहुत सारे जानवरों पे किया था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है बिल्ली। अब बिल्ली को हम समझते हैं कि बिल्ली का जो इनका प्रयोग था किस प्रकार था, कैसे प्रयोग किए थे, उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पे हम सब चर्चा करते हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे, और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। करें थार्नडाइक ने पूसी नामक बिल्ली, थार्नडाइक ने इसका नाम दोस्तों जो बिल्ली अंदर है इसका नाम था पूसी। पूसी नामक बिल्ली को ऐसे बॉक्स में रखा जिसके दोनों ओर से लोहे के सलाखें थी तथा एक दरवाज़ा था। इस दरवाजे को बक्से के केंद्र में ठीक ऊपर मोड़ी गई एक 5 कुंडली खटका, जिसे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चिटकनी लिखा है, ये चिटकनी है, खटका है। खटका को पकड़कर खींचने पर खोला जा सकता था। यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया, एक बॉक्स था उसमें एक चिटकनी लगी है, उसे खींचने पर वह जो है दरवाज़ा उसका बॉक्स का खुल जाएगा। अब उसमें बिल्ली को रखा जा रहा है, जो बॉक्स है उसमें बिल्ली को रखा जा रहा है। बिल्ली जो है भूखी है दोस्तों, वह 24 घंटे से भूखी है। 24 घंटे से भूखी बिल्ली में बक्से के बाहर रखी हुई मछली को खाने का अफ्रेडर आया, लेकिन समस्या दरवाज़ा खोलने की थी। उसने कई बार लोहे की सलाखों का मुँह से काटना, इनमें अपना सिर टकराना की चेष्टा की अंत में वह कुंडली को खींचने में सफल हो गई थी। अब दोस्तों देखो, एक बॉक्स था ऊपर, जैसे कि हमने आपको बताया था, उसमें एक बिल्ली थी, लोहे के सलाखों से बंद थी और बाहर एक मरी हुई मछली थी। और बिल्ली दोस्तों जो है भूखी थी। अगर वो भूखी बिल्ली नहीं रहती तो फिर वो उतना परेशान नहीं होती, लेकिन वो भूखी थी, खाने के लिए एकदम परेशान हुई कि हमको बाहर निकलना है और वो मछली को खाना है। वह बाहर निकलने के लिए सलाखों को काटने का प्रयास करती थी, मतलब जितना भी अंदर वो बॉक्स के अंदर उछल कूद करने लगी कि हमको किसी तरीके से इस बॉक्स के बाहर जाना है। काफ़ी बार प्रयास की, वो प्रयास नहीं कर पाई, निकल नहीं पाई, लेकिन जब ज़्यादा बार प्रयास करते करते जो खटका था उस पर गलती से उसका पैर पड़ गया। पैर पड़ने के बाद दरवाज़ा खुल गया। जब वो दरवाज़ा खुल गया तो फिर बाहर चली आई। बाहर आने के बाद वो जो मछली थी उसको खा ली। खाने के बाद फिर थार्नडाइक जो थे फिर उसको अंदर रखें। अंदर रखने के बाद फिर उसको भूख लगी, फिर बाहर मछली रखा गया। फिर जो पहली बार जितनी समय में वह खोली थी उससे कम समय में वह उछल कूद की समझ गई कि इस पे पैर रखना, खुल गया। फिर बाहर आई, फिर खा के चले गई, फिर अंदर रखे। यह प्रक्रिया उन्होंने कई बार की। कई बार करने के बाद उनको यह निष्कर्ष निकला कि बिल्ली जिसे पहली बार में जो है जितना समय लगा था उससे कम समय लग रहा था और जल्दी वह समझ गई थी। और एक समय ऐसा आया, बिल्ली थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुई, पिंजड़े में रखें, तुरंत वह खटका दबाई, बाहर आई, मांस का टुकड़ा खा ली। मतलब वो समझ गई थी। बार बार प्रयास करने से वह समझ गई कि इस खटके को छूने से हम गेट के बाहर जाएंगे और हम मांस को खा लेंगे, हमको भोजन मिल जाएगा। वही कह रहे हैं, इसी प्रयोग को कई बार दोहराया गया। देखा गया कि पहली बार को लक्ष्य पहुंचने में 1 से 60 सेकंड का समय लगा, लेकिन बाद में प्रयोग को उसको दरवाज़ा खोलने में कुछ ही सेकंड लगे। जैसे कि हमने बताया, पहली बार उसको ज़्यादा समय लगा था, लेकिन लास्ट में उसको कुछ ही सेकंड में उस दरवाज़ा खोलना सीख गई थी। यह होगा इनका प्रयोग। इनका जो बिल्ली पे प्रयोग था यही प्रयोग किए थे। अब इससे हम आगे जो निष्कर्ष निकालते हैं इसको हम समझते हैं। इसके जो पद है दोस्तों उसको आप समझिए। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि सीक्वेंस पूछता है। इसको जो सीक्वेंस दिया गया है दोस्तों, आपको सीक्वेंस में याद करना है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे आप कर लें। सबसे पहले इसमें है चालक, ड्राइव, चालक या अप्रेरक। प्रस्तुत प्रयोग में भूख ने चालक या अप्रेरक का कार्य किया। क्या दोस्तों? भूख ने। गंध ने बिल्ली को और अधिक उत्तेजित बना दिया। दोस्तों जो भूख लगी है, बिल्ली को भूख लगी थी, हमने जब पिंजड़े में बिल्ली को पैक कर दिए तो वह उछल कूद करने लगी। उछल कूद क्यों करने लगी दोस्तों? क्योंकि उसको भूख लगी थी। और
जो मछली बाहर रखी गई थी उत्तेजना की काम किया। उत्तेजना का मतलब मछली सामने भोजन दिख रहा है, वह खाने के लिए और ज़्यादा उत्तेजित हो गया, हमको जल्दी से बाहर निकलना, हमको जल्दी से खाना है। यही कह रहे हैं कि जो भूख था वह चालक या अप्रेरक का कार्य किया, और गंध जो है उत्तेजना का कार्य किया। इसी को हम चालक या अप्रेरक कहते हैं। अब दूसरा दोस्तों जो है कि लक्ष्य गोल है। पहले आपका चालक का कार्य है, फिर उसके बाद लक्ष्य। लक्ष्य क्या था दोस्तों? अब अंदर से बॉक्स के अंदर से देख रही है कि बाहर मछली रखी गई है, उसका लक्ष्य वही है कि हम बाहर निकलेंगे, तुरंत हम मछली को खाएंगे। संदूक से बाहर निकलकर मछली को खाना, यही बिल्ली का लक्ष्य था। फिर अगला है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। अब देखिए इसमें बाधा क्या थी? संदूक से बाहर निकलने का रास्ता बंद था। अब तो उसका जो दरवाज़ा था, संदूक का दरवाज़ा तो बंद था, बाधा का काम कर रहा है दरवाज़ा, क्योंकि वो बाहर निकलना तो चाह रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। बाधा काम कर रहा है वो दरवाज़ा, कि दरवाज़ा लॉक है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर अगला कह रहे हैं उल्टे सीधे प्रयत्न। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए सभी तरह के उल्टे सीधे प्रयत्न किए। अब वो बाहर निकलने के प्रयास कर रही है, उछल कूद कर रही है, जितना भी प्रयास हो पा रहा है उल्टे सीधे काम वह कर रही है। किसी तरीके से हमको बाहर जाना है, उछल कूद अंदर कर रही है। संयोग व सफलता मिलना, टू गेट चांस सक्सेस। उल्टे सीधे प्रयत्न को करते रहने से संयोग बस उसका प्रयत्न सफल हो गया। उछल कूद करती रही, गलती से जो लीवर था, जो खटका था, वह दब गया और गेट खुल गया। मतलब अब जान को तो खोली नहीं है, उल्टे सीधे प्रयास कर रही थी कि हमको किसी तरह उछल कूद कर रही थी, गलती से वह गेट खुल गया। वह समझ गई कि बाहर निकल के आके मछली खा ले। फिर कह रही सही प्रयत्न का चुनाव। एक बार तो उसे सफलता मिली है संयोग से, लेकिन फिर अगला पॉइंट कह रहे हैं सही प्रयत्न का चुनाव। उल्टे सीधे या फिर सही गलत प्रयत्नों से दरवाजे खुलने का जो सही तरीका था उसे बिल्ली द्वारा चुन लिया गया। अब देखिए दोस्तों, वह गलती से ही सीखी है, लेकिन वो सीख गई कि हम एक खटका दबाने से हमको मांस का टुकड़ा मिल जाएगा, हमको भोजन मिल जाएगा। फिर अगला कह रहे हैं स्थिरता। अंत में बिल्ली ने तमाम गलत प्रयत्नों को छोड़ सही प्रयत्न करना सीख ली। वह बिना किसी त्रुटि के पहले ही प्रयास में दरवाज़ा खोलना सीख गई। अब देखिए दोस्तों, स्थिरता मतलब वह स्थिर हो गई है। अब उसे जो उछल कूद करना था, यह सब काम करना वह बंद कर दी, क्योंकि वह समझ गई थी हमको बस यही लीवर दबाना है, यही खटका दबाना है, हम बाहर जाएंगे, अपना भोजन कर लेंगे। वह सारे जो काम था, वह जो फालतू का वो निकलने का प्रयास कर रही थी उसे नहीं की, वह सीधा वही लीवर दबा के दरवाजे से बाहर चली जाती थी। जो कुछ कंटेंट है इसको समझते हैं। थांडाइक ने उपरोक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा पेटिका खोलना सीखने की विधि को प्रयास या त्रुटि विधि कहा है। क्या विधि कहा है दोस्तों? और पेटिका को खोलने को प्रयास या त्रुटि विधि कहा है, अथवा प्रयत्न और भूल विधि की संज्ञा दी है। प्रयास या त्रुटि विधि दोस्तों और प्रयत्न और भूल विधि इसकी संज्ञा दी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं थांडाइक के कुछ नियम थे दोस्तों, उसको हम समझते हैं। थांडाइक के अधिगम के नियम, थांडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। एडवर्ड ली थांडाइक ने सीखने के नियम को दो भागों में बांटा है। जो सीखने का नियम था दोस्तों, थांडाइक महोदय ने इसको दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला था मुख्य नियम, जिसे हम प्राइमरी लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर प्राथमिक नियम, मुख्य नियम या फिर प्राथमिक नियम या प्राइमरी लॉ। और दूसरा था दोस्तों गौड़ नियम या द्वितीय नियम, सेकेंडरी लॉ। यह दोस्तों थांडाइक ने दो प्रकार के नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब मुख्य नियम के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने 3 नियम बताए थे। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम बताए थे और गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए थे। एग्जाम में पूछता दोस्तों कि काफ़ी बार पूछा है कि मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। और कौन कौन नियम है इस पर हम सब आगे चर्चा करते हैं। हम जब अधिगम के सिद्धांत की क्लास ले रहे थे दोस्तों, उसमें भी आपको यह नियम बताए थे, लेकिन उसमें हम विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं किए थे, सिर्फ नाम पे ही चर्चा किए थे कि हाँ तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ पे हम सभी नियम को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जो भी गौड़ नियम है और जो भी मुख्य नियम है। यहाँ पे क्लियर हो गया, इनके 2 नियम थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम।
सबसे पहले हम सब समझते हैं मुख्य नियम। मुख्य नियम या फिर प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ। मुख्य नियम के जो भाग हैं, इसमें पहला नियम था इनका तत्परता का नियम। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो या फिर तत्पर हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी हम किसी बालक को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, वह सीखने के लिए तत्पर ही ना हो, वो अपने मन से ही ना सीखे, उसका मन ही ना कहे वो सीखने के लिए, हम कितना भी उसको सिखा देंगे वह सीखेगा नहीं। इसलिए सीखने के लिए आवश्यक है जो सीख रहा है वह तत्पर हो, वह चीज़ सीखने के लिए वह तत्पर हो, तैयार हो, तभी वह चीज़ सीख पाएगा, अन्यथा वह सीख नहीं पाएगा। जैसे करें कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा दोस्तों आप सबका। करें, एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकता है, परंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों यहाँ पे कहना तात्पर्य है कि आपके घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, उसे बांध कर वही कैसे भी ले जाके पानी के पास खड़ा कर देंगे, लेकिन उसे पानी पीना है कि नहीं पीना है ये आप जबरी नहीं कर सकते। उसे प्यास लगे रहेगी तभी पानी पिएगा। ऐसा नहीं कि आप पानी पास ले जाएं, जबरी करें कि नहीं पियो पियो, तो वह नहीं पिएगा। यही दोस्तों इसका तत्परता का नियम है, क्योंकि वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है, उसे प्यास नहीं लगी है। वही कह रहे हैं कि सीखने के लिए ज़रूरी यह है कि जो सीख रहा है वह उस चीज़ सीखने के लिए जागृत हो। इसे हम तत्परता का नियम के अंतर्गत रखते हैं। फिर दूसरा जो है दोस्तों अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी आप छोटा बालक हैं, उसे हम क लिखना सिखाएंगे तो काफ़ी बार प्रैक्टिस करेगा, पहली बार लिखेगा टेढ़ा लिखेगा, फिर दूसरी बार जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा तो वह हर चीज़ लिखना समझ जाएगा। पहले वह अक्षर लिखेगा, फिर शब्द बना लेगा, इस तरीके से वह लिखना सीख जाता है। वही कह रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना ही जल्दी वह उस चीज़ को सीख जाएगा। जैसे पाठ के अंत में पुनरावृत्ति के लिए उससे संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछा जाए। जैसे कि कोई पाठ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पाठ खत्म हो जाए, उसी पाठ से कुछ हम क्वेश्चन बालक से कर लें, वह छात्र को वह आपका अभ्यास का नियम हो जाएगा, क्योंकि उस पाठ का लास्ट में अभ्यास हमने कर लिया। पहले पाठ को कब ख़त्म किए, ख़त्म पढ़ने के बाद हम सब लास्ट में उसी अभ्यास से कुछ क्वेश्चन कर लिए। फिर अगला आता है दोस्तों प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। किसी क्रिया को करने के पश्चात यदि उसका परिणाम संतोषजनक होता है तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि परिणाम असंतोषजनक होता है तो सीखना निर्बल हो जाता है। इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया गया है। किसको दोस्तों? पुरस्कार और दंड को महत्व दिया गया है। यह पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछता है पुरस्कार या दंड किस नियम के अंतर्गत आपके आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यह प्रभाव या परिणाम के नियम के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं प्रभाव नियम रहेगा तब भी वही नियम है, ध्यान दीजिएगा, या फिर परिणाम नियम। यहाँ पे कह रहे हैं किसी कार्य को करने, हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम अगर पॉजिटिव आया, परिणाम उसका संतोषजनक है, हम वो सीखने की तीव्रता हो जाती है, और ज़्यादा मन करता है और ज़्यादा हम सीखें उस चीज़ को और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। यदि उसका परिणाम असंतोषजनक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो फिर हमारा मनोबल कम हो जाता है, हमारे सीखने की इच्छा कम हो जाती है। यही आपका प्रभाव और परिणाम का नियम कहलाता है। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं या फिर जिसकी भी कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए फिर अगला जो एग्ज़ाम रहेगा उसका आप और अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर इसका रिजल्ट नहीं अच्छा आया तो फिर अगले एग्ज़ाम पे भी आपका वो प्रभाव पड़ता है, अब उसको भी आपका गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आपका जो है, अगर आपका जो प्रयास कर रहे हैं अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो आपके सीखने की तीव्रता बढ़ जाती है। इसे हम पुरस्कार और दंड को, इसमें हम पुरस्कार और दंड को महत्व देते हैं। जैसे जब बालक किसी कार्य को अच्छे ढंग से कर लेता है तो उसकी प्रशंसा करें, इससे बालक को सीखने में उत्साह मिलेगा। जैसे छोटा बालक अभी कोई कार्य कर ले, उसकी आप प्रशंसा कर दें तो फिर वह उस कार्य को और अच्छे से करेगा ताकि उसको और प्रशंसा मिले। यहाँ पे हमने कवर किया दोस्तों जो आपके थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम थे, प्राइमरी लॉ थे। अब यहाँ से हम सब शुरू करते हैं जो आपके थॉर्नडाइक के गौड़ नियम है या फिर द्वितीयक नियम है, सेकेंडरी लॉ है।
इसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम नया कार्य करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते हैं। यह नियम प्रयत्न और भूल विधि पर आधारित है। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो हम पहली ही बार में उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, तब उसको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यही आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। यह नियम प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। किस पे दोस्तों? प्रयत्न और भूल पर आधारित है। अगला आपका है मनोवृत्ति आवृत्ति का नियम। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा, जैसे कि मनोवृत्ति आवृत्ति का नियम, तो यह नियम यह कहता है कि यदि सीखने वाला मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो वह सीखने में सफल रहता है। अगर वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वह सीखने में असफल रहता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है, अभी आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप पूरे अपना दिमाग स्थायी लगा के मानसिक रूप से एकदम मतलब कि संतुलित होकर उस चीज़ की तैयारी करें तो आप सीखने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अस्थायी रूप से उसे सीखने का मन ही नहीं कर रहा, बस साइड में चल रहा है, चलो ठीक है पढ़ रहे हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, तो फिर उसमें आप असफल ही रहते हैं। वही कह रहे हैं कि यदि सीखने वाला मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार रहता है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। अगर वह मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता, उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने को, तो फिर वह सीखने में असफल रहता है। यही नियम दोस्तों आपका मनोवृत्ति आवृत्ति का नियम कहलाता है। फिर जो अगला है आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में एक एक अंश ही दोहराते हैं तो यह सरल हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे नाम से यह स्पष्ट हो रहा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब छोटा कर समझ लीजिए। हम किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में समझें तो छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ें तो फिर हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अभी एक बुक हो गई, बुक को हम चैप्टर वाइज में, सारे बुक को चैप्टर वाइज डिसाइड रहता है। फिर हम एक एक चैप्टर को लेते हैं, हाँ एक चैप्टर ले लिए, इसको पढ़ना। चैप्टर के जो पॉइंट होते हैं हर पॉइंट को हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ लें। यही आपका आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है कि हम छोटे छोटे भागों में बांटकर कोई चीज़ सीखें। फिर जो कि अगला आपका आता है आत्मीकरण का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि जब हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर इससे अस्थायी बना लेते हैं तो इसे ही आत्मीकरण का नियम कहा जाता है। जैसे कि अभी कोई चीज़ हम समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे बालक को आप समझा रहे हैं, किसी भी जानवर या कुछ भी समझा रहे हैं, तो आप उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएं तो वह बच्चा तुरंत समझ लेगा। जैसे अभी आप किसी बालक को कंगारू के बारे में बता रहे हैं तो अभी आपको उसे कुत्ता से रिलेट कर दें तो वह तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि वह कुत्ता पहले से ही देखा है, छोटा है तभी से वह देख रहा है कि कुत्ता का 4 टांग होता है, हमारे सबके यहाँ घूमते रहता है। फिर वह कुत्ता पहले आप उसे समझाइए हाँ कुत्ता है, फिर उससे कंगारू आप जोड़ देंगे, वह समझ जाएगा तुरंत, क्योंकि वह कुत्ते का जानकारी उसके पूर्व ज्ञान में दिमाग में समाहित है। वही कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं सिर्फ कुत्ते पे रही, कोई भी आपको उसे जानकारी दें उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर बताएं। यही आपका आत्मीकरण का नियम कहलाता है। फिर अगला आपका आता है सहचर क्रिया का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है दोस्तों, इसमें जो है क्रिया का स्वरूप वही रहता है, तुरंत परिस्थिति बदल जाती है। यह आपका सहचर क्रिया का नियम कहलाता है। यहाँ पे हम सब दोस्तों थार्नडाइक को कवर किए। थार्नडाइक के जो सिद्धांत थे, जो थार्नडाइक के अन्य जो नाम थे, उस पर भी हम सब ने चर्चा कर लिया अच्छे से। और जो इनके प्रमुख नियम थे, गौण नियम थे, इसको समझ लिया। इनका जो प्रयोग था बिल्ली पर, किस प्रकार प्रयोग किए थे, बिल्ली कैसी थी, उसका किस प्रकार से वह बाहर आई, कैसे उसका उत्तेजना थे, इस सबको अच्छे से समझ लिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट ज़रूरी था दोस्तों, आप इनका जो अन्य नाम है उसको समझिए कि एग्ज़ाम में जब भी घुमाता हो अन्य नाम से पूछ लेता है। कोई बालक, कोई टीचर किसी को दूसरा नाम बताया है तो कोई दूसरा नाम बताया है, उसको आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। सारे नियम
एक ही हैं। इसमें जिसमें पहला था, हमने बताया था आपको, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, आवृत्ति सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। यह सौरबांड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, या संयोजनवादी सिद्धांत। यह सारे सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सीखने के नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। सीखने का जो नियम है उसे देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? चार्ल्स स्किनर है या फिर थॉर्नडाइक है या पावलोव है। जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, सीखने का नियम दोस्तों आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर है या फिर टॉलमैन है। इसके दोस्तों प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। करें थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के प्रक्रिया का तत्व नहीं है। कौन इसमें नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसमें आपका निगेटिव लेना है, नहीं के साथ चला जाएगा। पहला त्रुटि है, तो इसमें दोस्तों त्रुटि तो है ही, अभ्यास भी है, पुनर्बलन ही है। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि व्यवहारवादियों को दो भागों में बांटा गया, पुनर्बलन और के अंतर्गत आपके जो मनोवैज्ञानिक आए थे उसमें से हमने दो को कवर कर लिया दोस्तों, थॉर्नडाइक को कवर कर लिया और आपके पावलोव को कवर कर लिया। कल हम फिर दूसरे आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उसको कवर करते हैं, लेकिन श्रृंखलाबद्धता कहीं नहीं आया है, इसीलिए यह गलत है और गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? ऑप्शन है प्रेरणा का किया, लक्ष्य का किया, सफलता का किया, फिर चालक का किया। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चालक का। अब चालक का क्यों होगा दोस्तों? जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था आपको, बिल्ली को भूख लगी थी तभी वह उछल कूद करने लगी और उसका लक्ष्य क्या था? मछली को खाना था। मछली को खाना उसका लक्ष्य तक, हमको बाहर निकल कर मछली खाना है, हमको भूख लगी है। और भूख ने किसका कार्य किया? चालक का। चालक ही दोस्तों उछल कूद करने लगी, चालक का, उसकी बिल्ली की भूख ने चालक का कार्य किया। फिर जो कि अगला है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है, क्या आधार है दोस्तों? उद्दीपक अनुक्रिया का आधार है, क्रिया प्रसूत है, अंतर्दृष्टि या फिर आकृतिकरण है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन अनुक्रिया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन है मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रभाव का नियम। यहाँ कह रहे हैं कि पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया अभी, पुरस्कार एवं दंड का नियम दोस्तों ऑप्शन पहला है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। इसमें आपका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रभाव का नियम। पुरस्कार एवं दंड का नियम जैसे कि आपको बताया था प्रभाव के नियम में आएंगे। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों आज आप थॉर्नडाइक को कवर किए थे। अगर आप इस चैनल पे नए थे दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको हम सब पूरा यूपी टेट को सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर कराएंगे। आज जो हम सब पीडीएफ से वीडियो को कवर किए हैं दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का डेली पीडीएफ अपलोड किया जाता है, जो कि लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। चलिए दोस्तों हम सब क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।